हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खुश होंगे, खुश रहिए। अब आज हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम इससे पहले आपने सुना है, कई बार सुन रखा होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने कई बार अखबारों में या न्यूज़ चैनल्स पे सुना होगा कि किसी क्राइम सीन में फॉरेंसिक जांच के लिए डीएनए का फिंगरप्रिंट करवाया गया, या किसी पैटर्नल मैटरनल डिस्प्यूट के लिए भी डीएनए का फिंगरप्रिंट करवाया गया, या कभी कभी किसी इंडिविजुअल की पहचान के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंट का जांच करवाई गई। तो ये वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत हम लोग इसके नाम से ही करेंगे। और अच्छा, एक बात और बता दूं कि ये जो मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाने जा रहा हूं, ये आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में आएगा, और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये इतना आसान है। तो चलिए हम बात शुरू करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, इसके नाम से। अब इसका नाम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों पड़ा भाई? इसका नाम डीएनए एनालिसिस भी तो हो सकता था, डीएनए प्रोटोकॉल भी तो हो सकता था, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो टेक्निक है और फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक काफी कुछ मैच करती है। अगर सरल शब्दों में बोले कि अगर हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझना है तो हमें पहले फिंगरप्रिंटिंग समझना पड़ेगा, और अगर आप फिंगरप्रिंटिंग समझ गए तो आप ये मान के चलिए कि आपको 80% से ज्यादा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में आ गई। बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम फिंगरप्रिंटिंग समझ लेते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसके साथ ही समझ में आ जाएगी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझने के लिए एक हम केस लेते हैं फिंगरप्रिंटिंग। मान लीजिए छोटी सी घटना कि कोई आदमी, या चलिए मैं ही कल आपके घर पे पहुंचा और मैंने आपको एक पेपर दिखाया, और पेपर में आपका अंगूठा लगा हुआ था या आपकी किसी फिंगर का एक्सप्रेशन था, और इस पेपर में लिखा था कि आपने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। अब आप घबरा जाएंगे, ये कैसे हो गया? तो आप सीधे पुलिस के पास या अदालतों के चक्कर काटेंगे। अदालत में जज साहब किसी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाएंगे और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से कहेंगे कि भाई चेक करो कि ये जो कागज पे किसी का, ये जिसका भी ये फिंगरप्रिंट इंप्रेशन है, ये किसका है? ये आपका है या हमारा है? अगर आपका हुआ तो ये प्रॉपर्टी हमारी, और हमारा हुआ तो ये प्रॉपर्टी आपकी। ओके, तो अब ये जरा देखना है कि ये इंप्रेशन किसका है। मैंने खुद लगा लिया है, ये सच में आपका इंप्रेशन है। इसके लिए जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होंगे वो इसका एनालिसिस करेंगे। अब ये एनालिसिस कैसे करते हैं जरा देख लेते हैं। हमारे इन दोनों इंप्रेशंस में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन उन समानताओं के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि ये मैंने रेड कलर के कुछ बीच बीच में सिंबल्स बना रखे हैं, बैंड्स बना रखे हैं। एक्चुअल में ये बैंड्स हमने ये इस चीज के लिए दिखाए हैं कि यहां पर हमारी फिंगरप्रिंट्स में इस तरीके के थिक बैंड्स पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर थिकनेस ना दिखाकर हमने रेड कलर के मार्कर से आपको दिखा दिया है। तो आप मान के चलिए कि यहां पर हमारे जो फिंगर इंप्रेशंस हैं, जो हमारे बैंड्स बनते हैं, वो थोड़े से मोटे हो जाते हैं, तो इसको मैंने रेड कलर से दिखा दिया। ठीक है, तो और ये पूरी हमारे फिंगर इंप्रेशन में ये हर जगह मौजूद है, बहुत बीच बीच में कई जगह मौजूद है। तो ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इनको हम, जो चीज बार बार रिपीट करती है तो इसको रिपीटेटिव बैंड भी तो कह सकते हैं। इसको हम रिपीटेटिव बैंड्स के नाम से भी तो जान सकते हैं। तो मान लीजिए ये रिपीटेटिव बैंड्स हैं जो हमारे, आपके और हर किसी इंसान के फिंगर इंप्रेशन में पाए जाते हैं। अब हमारे और आपके फिंगर इंप्रेशंस में जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली इन्हीं रिपीटेटिव बैंड्स का होता है। ये पाए तो दुनिया में हर इंसान की फिंगर इंप्रेशंस में जाते हैं, लेकिन सब में इनका साइज अलग अलग होता है। कहीं पर ये बड़े, कहीं पर किसी की उंगली में ये थोड़े छोटे होते हैं। देखिए जरा सामने जो एग्जांपल दिया हुआ है, ए और बी दो सैंपल्स हैं। तो इसमें देखिए ये वाला इंप्रेशन, ये वाला जो बैंड है वो बड़ा है, और वहीं थर्ड नंबर की लाइन में इसका बैंड छोटा है। 4 नंबर की लाइन में ये वाले का जो बैंड है ये बड़ा है, और इस वाले इंप्रेशन में ये छोटा है। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर में ये देखिए छोटा है बैंड और ये बड़ा है। ओके, तो ये दो अलग अलग लोगों के फिंगर एक्सप्रेशन है, फिंगरप्रिंट्स है। ओके, अब हमें कंपेयर करना है इस वाले से जो इस पेपर पे लगा हुआ है। तो आप देख लीजिए कि अगर ये वाले बैंड का साइज
इस वाले से इस वाले में किससे मैच करता है, हमें तो इसमें दिख रहा है। तो अगर ये इसका है तो चलिए हमने टिक लगा दिया। चलिए अगली, ये देखिए इसका भी सेम है, जबकि इसका बड़ा है तो ये इससे मैच करता है, इसका भी मैच ठीक है। फिर इस वाली लाइन में देखिए, तो अगर हम ओवरऑल एनालिसिस देखेंगे तो हम देखेंगे कि बी वाले इंप्रेशन का मैच इस इंप्रेशन से हो रहा है, और मान लीजिए ये मेरा है और ये आपका थंब इंप्रेशन है। इसका मतलब है कि इस कागज पे मैंने ही अपना अंगूठा लगा लिया है। इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी अब सेफ है, चिंता मत करिए। ओके, तो आपकी प्रॉपर्टी अब सेफ हो गई, कोई बात नहीं। तो अब यहां पर देखिए कि इसका इस्तेमाल हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कैसे कर सकते हैं। इसके लिए भी हम एक सीन क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के में दो लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है, और एक महीने बाद 2 महीने बाद किसी उसी पुलिस स्टेशन के एरिया में एक किसी की डेड बॉडी मिलती है। तो वो डेड बॉडी अब पहचान में नहीं आ रही क्योंकि 2 महीने पुरानी डेड बॉडी हो गई है। तो अब वहां से जो भी डेड बॉडी होगी उसके फॉलिकल से, नेल से, ब्लड से, बोन से, किसी से भी एक सेल निकालकर उसका डीएनए हम निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब जो दो लोग उस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आए थे, कुछ लोगों का कहना था कि हमारे ये 2 लोग गायब हैं, तो उनके फैमिली से कहा जाएगा कि भाई ऐसा करो कि जो भी आपके लोग गायब हैं उनके कपड़े या कुछ ऐसा लेके आओ जहां से हम उनका कोई भी एक पार्टिकल, हेयर फॉलिकल, कुछ भी ले लें, उनके बॉडी का कोई भी पार्टिकल अगर मिल जाएगा तो उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो और भेज दिया जाएगा डीएनए की जांच के लिए, फिंगरप्रिंटिंग के लिए, ये देखने के लिए कि जो डेड बॉडी है ये उन दोनों में से किसी की तो नहीं है, या जिसकी है उसको दे दी जाएगी या उसके आगे जांच होगी। तो इसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आपका एक्सपेरिमेंट होता है। तो अब कैसे होगी जांच, देखिए जरा। तो मान लीजिए ये 2 लोगों के कपड़ों से मिले हुए सैंपल हैं और ये उस डेड बॉडी का सैंपल है। अब दोनों के सैंपल्स निकाले गए, तो अब देखने वाली बात है कि हमारे डीएनए में भी कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जस्ट लाइक दिस रेपिटेटिव बैंड्स। वैसे ही हमारे डीएनए में भी कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इनको हम रेपिटेटिव डीएनए के नाम से जानते हैं, ये बार बार रिपीट होंगे। ओके, देखिए यहां पर भी 5 बार रिपीट हुआ है कोई सीक्वेंस, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, यहां पे 5। तो ये बार बार रिपीट होंगे, लेकिन जो डिफरेंस यहां पर है इसके साइज का, वही डिफरेंस यहां पे भी होगा। देखिए मान लीजिए कि हम इन दोनों को देख रहे हैं, तो इस वाले सैंपल में ये देखिए लार्ज है, ये वाला यहाँ पर स्मॉल है। वही यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पे लार्ज है, ये वाला स्मॉल है। ये वाला देखेंगे तो यहाँ पर ये स्मॉल है, ये लार्ज है। ये यहाँ पर देखेंगे तो ये लार्ज है, ये स्मॉल है। तो ये दोनों में इनका साइज अलग, सब में होंगे वो बैंड्स, डीएनए के रेपिटेटिव डीएनए सब में होंगे। जैसे यहाँ पर बैंड सभी में, सभी की उंगलियों में मौजूद है, लेकिन उनका साइज अलग अलग है। उसी तरीके से हमारे डीएनए में भी ये रेपिटेटिव डीएनए होंगे और इनका साइज अलग अलग होगा। तो अगर हम इनके साइज को एनालाइज कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा डीएनए है, ये किसका डीएनए है। अब इसके लिए, इसके साइज के लिए पता लगाने के लिए हम एक टेक्निक का इस्तेमाल, एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखिए हम यहां पर क्या करेंगे कि एक जेल होता है, अगार नाम का जेल होता है, उस जेल में इन रेपिटेटिव डीएनए के टुकड़ों को डाल देंगे और इस टूल में, एक तरीके से समझिए कि ये टूल एक तरीके की वेइंग मशीन है, तराजू है, जो लार्ज फ्रेगमेंट को स्मॉल फ्रेगमेंट से अलग कर देती है।
तो यहां पर दो बातें हैं। पहले तो इनके टुकड़े कैसे किए जाएं। तो अब इन रेपिटेटिव डीएनए के टुकड़े अलग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक एंजाइम जिसका नाम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या होता है? ये डीएनए को काटता है। कहां से? ये जो आपको कोई पीस दिखाई दे रहा है रेड कलर का, इसके दोनों तरफ मैंने ऐसे दिखाया हुआ, तो ये इस एंजाइम की कटिंग साइट है। कटिंग साइट। आपके घर में कोई ग्रोसरी आती होगी, पैकेट बंद है, सील बंद है, तो जहां से सील उसकी खोली जा सकती है, उसके पैकेट का जहां से ओपनिंग है, उसके दोनों तरफ से ऐसे आपने देखे होंगे कट लगे रहते हैं, लाइक दिस। अब इस पैकेट को आप इस जगह से आसानी से काट सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो रिपीटेटिव डीएनए की जो एंड्स होते हैं, दे आर सराउंडेड बाय कटिंग साइड ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये कैंची है, एक तरीके से समझिए कि ये कैंची है, और ये कैंची काटने का काम करती है, और काटने की जगह होती है ये, जो रिपीटेटिव डीएनए के दोनों सिरों पर मौजूद होती है। तो ये इधर से भी कट कर सकती है, और इधर से, तो दोनों तरफ से कट करेंगे तो ये पीसेस अलग हो जाएंगे। तो ये पीसेस अलग हो गए। ये हमने 5 पीसेस एक सैंपल से, दूसरे 5 पीसेस दूसरे सैंपल से, और फिर 5 सैंपल तीसरे सैंपल से निकाल लिए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जो कि डीएनए को उनके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, यानी कि उनके वजन के हिसाब से अलग कर देती है। जो साइज जिस रिपीटेटिव डीएनए का साइज जितना बड़ा होगा, उसका वजन उतना ही ज्यादा होगा। बड़ा डीएनए ज्यादा साइज, छोटा डीएनए कम साइज, और छोटा और कम उसका वेट। तो जैसे जैसे डीएनए का साइज छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होता चला जाएगा। तो जब हम इस पर रन करेंगे, तो अब आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि जितना बड़ा डीएनए उतना उसका साइज, और जितना छोटा डीएनए उसका उतना कम वेट। ओके, तो अब अगर हम इन 5 बैंड्स को, इन 5 टुकड़ों को इस पर रन करेंगे, तो ये अपने वेट के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। अब आप देखिए, ओके, ये 3 सैंपल से हमने रिपीटेटिव डीएनए लिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके, और उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस पर उसके वेट के हिसाब से अरेंज कर दिया। ऊपर की तरफ बड़े और नीचे की तरफ छोटे, यानी कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, यानी सबसे हैवी और सबसे लाइट, ऐसे लग जाएंगे। तो सबका सेगमेंट का एक फिक्स वेट होगा, और वेट के हिसाब से हर एक की एक फिक्स पोजीशन होगी। तो उसके हिसाब से ये बैंड्स बन जाएंगे। अब हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये है सैंपल क्राइम सीन से आया हुआ, यानी कि जहां से वो डेड बॉडी निकाली गई है उसका है। तो ये है आपका सैंपल सी। अब ये ए से मैच करता है या बी से, ये देखना होगा। अब आप देखिए ये वाला, ठीक, लेकिन अब आप देखिए कि इसमें ये बीच में है, जबकि ये वाला इससे मैच कर रहा है, ये वाला इससे मैच कर रहा है, और ये दोनों इससे मैच कर रहे हैं। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सी वाले का सैंपल बी वाले से मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि जो ये डेड बॉडी है ये बी वाले की है। दुख की बात है, लेकिन सच्चाई यही है। ओके, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया। बस इतना ही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम जान चुके हैं। अब यहां पर कुछ चीजें और भी हैं ऐसी जो मुझे बतानी है, लेकिन वो चीजें कौन सी हो सकती हैं जरा देख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात करेंगे रेपिटेटिव डीएनए की।
फिर ये जो एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा ये जो सेपरेशन किया गया है डीएनए का, इसके लिए भी एक टेक्निक का इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। इसके अलावा कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हम लोग सीखेंगे, जैसे VNTR, RFLP, सैटेलाइट डीएनए, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हमें जानने हैं। ये दो चीजें और हमें विस्तार से पढ़नी है, और इसके लिए हमें वेट करना होगा अगले लेक्चर का। तो आई होप आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काफी कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी बचे हुए पार्ट को हम लोग अगले लेक्चर में इन सब हेडिंग्स में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।